मेरा प्रोसेस कि मैं इंडिया से जापान कैसे आया और मेरे को ये इंटर्नशिप कैसे मिली। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई का जलवा देख के उन्होंने दिया मुझे एक कार्ड। किस्मत बड़ी बेवफा है। जैसे ही मुझे लगा था कि भाई मेरा तो सारा सीन सॉर्ट हो चुका है, मेरे को एक और मेल आती है जिसमें लिखा हुआ था। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस इंटर्नशिप का स्टाइपेंड कितना है। और एक दिन एज यूजुअल मैं आराम से लेट के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जापान डे 36। और एज प्रॉमिस आज मैं लेके आ गया हूँ आप सबके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो, मेरा प्रोसेस कि मैं इंडिया से जापान कैसे आया और मेरे को ये इंटर्नशिप कैसे मिली। तो आप में से कई सारे लोग कह रहे थे भैया आप इंडिया से जापान कैसे आए और आपको ये इंटर्नशिप कैसे मिली, पूरा प्रोसेस अच्छे से बताइए, हमको जानना है। हमको भी जापान आना है, तुम अकेले मजे नहीं कर सकते, ठीक है। और एज प्रॉमिस्ड 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद मैं लाने वाला था वीडियो, तो आज वो घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, हमने 700 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं। भाई कितना ज्यादा प्यार दे रहे हो तुम मेरी वीडियोस पे, थैंक यू। तो भाई अब बिना कोई टाइम गवाए सीधा चालू करते हैं। और वैसे तुमने ये देखे, मैंने ये लिया है एकदम मस्त सेटअप देख रहे हो मेरा यूट्यूब सेटअप। तो भाई इस कहानी की शुरुआत हुई थी आज से 1 साल पहले, जब मेरा सेकंड ईयर खत्म ही हुआ था और हमको 3 महीने का ब्रेक मिला हुआ था। और लिंक्डइन पे कई सारी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता जा रहा था। और टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया था और कहीं पे भी बात नहीं बन रही थी। और एक दिन एज यूजुअल मैं आराम से लेट के इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहा था, तो अचानक से मेरी फीड में एक रील आई जिसमें स्विट्जरलैंड की इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में बात हो रही थी। तो भाई मैं उस टाइम बड़ा क्यूरियस हुआ कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है कभी। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा और रिसर्च किया, पढ़ा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ। और इसी पॉइंट से शुरुआत हुई मेरे इस पूरे जापान इंटर्नशिप प्रोसेस की। तो जैसे मैं रिसर्च करता गया मेरे को पता चला कि भाई पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। तो थोड़ा और रिसर्च करने के बाद मेरे को इतनी सारी इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में पता चला। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, पता नहीं क्या क्या। तो फिर क्या, मैंने सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करी और मैंने उन सारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम किया। मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, थोड़ी बहुत रिसर्च करी, प्रोफेसर के सामने LOR के लिए गिड़गिड़ाया और दैट्स इट। मैंने फिर एक एक करके उन सब में अप्लाई करना चालू किया। बट एज एक्सपेक्टेड इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप्स आर नॉट इजी टू क्रैक, और वो भी एक बैचलर स्टूडेंट जो कि फ्रेशर है। तो सवाल आता है मेरे को कैसे मिली जापान की इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप। तो ये सारी इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं कंटिन्यूसली सब में अप्लाई करता जा रहा था। और इन सारी रिसर्च इंटर्नशिप का रिजल्ट 1 से 2 महीने बाद ही अनाउंस होता है। तो एक दिन भगवान की कृपा से मेरे को एक मेल आई अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक जापानीज प्रोफेसर मेरी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं एक सेमिनार लेने। एक्चुअली वो सेमिनार उनकी रिसर्च का था, वो अपनी रिसर्च के बारे में बताने आए थे, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस थी उस दिन। और वहीं से मेरा दिमाग दौड़ा क्यों ना मैं इस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जाके देखूं और लेट्स सी, क्या पता मेरी यहाँ बात बन जाए। तो बस फिर क्या, मैं सीधा पहुंच गया उस सेमिनार में और सारे लोगों के रिसर्च को सुना। और जैसे ही सेमिनार एंड हुआ मैं सीधा पहुंच गया उन जापानीज प्रोफेसर के पास और उनको अपने बारे में बताया और कैसे मैं रिसर्च करना चाहता हूँ उनके अंडर, वो सारी चीजें बताई। तो फिर क्या, तुम्हारे भाई का जलवा देख के उन्होंने दिया मुझे एक कार्ड जिसमें उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी और उन्होंने बोला कि अपना रेज्यूमे मेरे को सेंड करो इस ईमेल आईडी पे। तो मैंने अपना रेज्यूमे भेजा उनको और उनको वो पसंद आया और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारा एक इंटरव्यू लिया जाए। और ये देख के तो भाई मैं डर गया, ऑब्वियसली सब डर जाते हैं इंटरव्यू के टाइम। मैंने अच्छे से 1 हफ्ता लगा के पूरा बढ़िया इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी। और टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे, कई सारों में तो मैं बड़ा फंबल भी कर गया था, पर एट द एंड मैं उस इंटरव्यू में पास हो गया। और भाई मैं खुश था कि भाई चलो फाइनली अब मैं जापान जा पाऊंगा। पर यू नो व्हाट, किस्मत बड़ी बेवफा है। जैसे ही मुझे लगा था कि भाई मेरा तो सारा सीन सॉर्ट हो चुका है, मेरे को एक और मेल आती है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरे को 4 से 5 महीने उन प्रोफेसर के अंडर रिमोटली काम करना पड़ेगा और उस चीज से वो डिसाइड करेंगे कि मैं जापान आ सकता हूँ या नहीं। और भाई वो जो 5 महीने मेरे गुजरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि जनरली इंडिया में एक सेमेस्टर 4 से 5 महीने का ही होता है। उसमें मेरे को अपने असाइनमेंट्स, लैब, एक्सटर्नल, इंटरनल, मिड सेम, एंड सेम और ये रिसर्च सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था वो 5 महीने। पर तुम्हारा भाई एकदम क्रेजी, वो 5 महीने भी मैंने निकाल दिए और बहुत ही ज्यादा तगड़ी रिसर्च करी। उस रिसर्च के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको।
और उनको मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। और एक शाम को आउट ऑफ नोवेयर मेरे को एक और ईमेल आती है कि मैं जापान आ सकता हूँ। और वो दिन भाई मैं आज तक नहीं भूल सकता, मैं इतना ज़्यादा खुश था। तो ऐसे ही करते करते 7-8 महीने निकल चुके थे और मेरे पास अब 2 से 3 महीने बचे हुए थे सारी चीज़ें करने के लिए। उसमें मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, सारी तैयारी करी और सीधा आ गया जापान। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ और उन 2 से 3 महीनों में जब मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, मेरे को और मेल्स आती गई। जो मैंने इंटर्नशिप पहले अप्लाई की थी उन सब का रिजल्ट आता गया। कुछ में मैं रिजेक्ट हो गया और कुछ में मैं सही में पास हो गया था। जलवा है भाई मेरा। और मैं 2-3 यूरोपियन इंटर्नशिप के लिए भी सेलेक्ट हो गया था। तो अगर आपको यूरोपियन इंटर्नशिप के बारे में भी जानना है तो वो सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, मैंने कैसे कैसे अप्लाई किया था, कैसे मैंने अपना मोटिवेशन लेटर बनाया था। तो तुम लोग पूछ सकते हो भाई यार देख लो मैं तुम लोगों के लिए कितना सब कुछ कर रहा हूँ और मैं कुछ चंद सब्सक्राइबर ही तो मांगता हूँ। कर दो यार सब्सक्राइब, वो लाल बटन दबा दो ना। और मैंने देखा तुम में से कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन तो सेंड करो। मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन शेयर तो कर दूंगा तुम लोगों के साथ, पर उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन हर एक बंदे का अलग अलग होता है। तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, तुम लोगों ने क्या क्या किया, वो बड़ी प्रिसाइजली हमें बनाना पड़ता है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ जब मैं इंडिया आऊंगा तो मैं और मेरे दोस्त मिल के पर्सनली तुम में से किसी 2 या 3 लोगों का लेटर ऑफ मोटिवेशन और पूरा एप्लीकेशन करवाएंगे, ताकि तुम्हें भी इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप मिल पाए और तुम लोग भी घूम पाओ अपनी समर ब्रेक्स में एक नई कंट्री। और टू बी ऑनेस्ट मेरे दोस्त तुम्हारे भाई जैसे ही क्रेजी है भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी, जैसे कि DRDO, L&T, NHPC और भी बहुत सारी। और इस चीज़ के लिए सेलेक्ट होने का क्राइटेरिया मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और मैंने देखा भाई कई सारे 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स भी मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमको भी थोड़ा गाइड कर दो कि हमें भी जापान में आना है या फिर मैं ड्रॉप लूँ या नहीं। और कई सारे लोगों की जेई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी थी। मैं जल्द से जल्द अपने 11th-12th वाले स्टूडेंट भाई बहनों के लिए भी वीडियोस ला रहा हूँ, तो भाई चिंता मत करना। तो भाई अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो है Q&A सेशन। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूरे हफ्ते में पूछे थे और उन सब का जवाब मैं आज दूंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है प्रवक्कर बरुआ 14 ने, ब्रो तुम जापान किस मंथ में आए थे और कितने लंबे समय के लिए तुम जापान में हो? मैं जापान में मई में आया था और यहाँ पे मेरी 2 मंथ इंटर्नशिप है, तो मैं जुलाई में वापस इंडिया आ जाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन MyPC G6N ने पूछा है और इन्होंने पूछा है ये कोडिंग सीख रहे हैं पर इनके पास कोई टेक डिग्री नहीं है, पर इनके पास नॉन टेक डिग्री है, क्या ये जापान में आके टेक रिलेटेड काम कर सकते हैं? तो भाई हाँ बिल्कुल मिल सकती है। तो इसके लिए आपको बस 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपको जापानीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, एटलीस्ट N3 लेवल की जापानीज आपको आनी चाहिए, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, C, पाइथन, जावा, तो आप बिल्कुल काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रवक्कर बरुआ 14 ने और इन्होंने लिखा है कि ये फर्स्ट सेम में और ये 3rd ईयर में इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक का? मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में आप एक्सप्लोर कीजिए आपको किस चीज़ में रिसर्च करनी है, और वो चीज़ पता होने के बाद आप उसमें अपनी स्किल डेवलप कीजिए पूरे 2nd ईयर में, और फिर 3rd ईयर से रिसर्च इंटर्नशिप में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आशीष चौधरी ने। इन्होंने पूछा है कि इस बार इन्होंने मेटी इंटर्नशिप में अप्लाई कर दिया है और पर उन्होंने ऑनलाइन मेटी इंटर्नशिप में अप्लाई किया है, क्या नेक्स्ट ईयर वो ऑफलाइन मेटी इंटर्नशिप में अप्लाई कर पाएंगे? तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि आप मेटी इंटर्नशिप में बस एक बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस साल मेटी इंटर्नशिप में अप्लाई कर दिया है किसी भी मेटी इंटर्नशिप में, चाहे वो रिमोट इंटर्नशिप हो या फिर ऑन साइट, तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा से उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेटी इंटर्नशिप में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलता है, अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत सारी और इंटर्नशिप है। जापान बहुत सारी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं मेटी इंटर्नशिप के अलावा। फॉर एग्जाम्पल OIST, आप OIST के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे करके मैं सबके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस इंटर्नशिप का स्टाइपेंड कितना है? तो भाई यह स्टाइपेंड ऐसे तो नहीं बता सकते, मैं इतना बता देता हूँ, मेरे इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मेटी इंटर्नशिप या OIST इंटर्नशिप नॉर्मल इंटर्नशिप से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेटी इंटर्नशिप या OIST इंटर्नशिप बहुत सारे लोगों के लिए होती है, वो बंच में लोग लेते हैं। पर मैंने डायरेक्टली प्रोफेसर को रीच आउट किया था, तो वो सारा बजट एक अकेले मेरे पे ही यूज हो रहा है। पर मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता अपने स्टाइपेंड का, पर यस इट्स इन 6 फिगर्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मूवी टाइम 5490 ने
भाई हाउ डिड यू गेट इनटू रिसर्च, मेक वीडियो ऑन दैट। तो बिल्कुल मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि मेरा इंटरेस्ट नॉर्मल टेक से रिसर्च में कैसे गया। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकेंड ईयर में मैंने देखा था कि मेरे आसपास के सारे लोग डीएसए, वेब डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं और बड़ा एक फिक्स पाथ बन चुका है सबका कि सब डीएसए पढ़ते हैं और सीधा टेक जॉब ले लेते हैं। आगे के 30-35 साल तक बस वही चलता रहता है। तो मेरे को ये चीज़ नहीं करना था और मैंने देखा रिसर्च इंटर्नशिप एक वे है इस लाइफ से डाइवर्ट होने का। रिसर्च इंटर्नशिप में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, बाकी लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर से आपका मिलना होता है, आपकी डे बाय डे नॉलेज बढ़ती है। और ऑब्वियसली फ्री का घूमना किसको पसंद नहीं है यार। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Moomin.x ने। इन्होंने बोला है कि इनको सीडी नंबर मिल चुका है मेट इंटर्नशिप के थ्रू, तो अब आगे क्या करा जाए। तो मैं ये बता देता हूँ, जब भी आप अप्लाई करते हैं मेट इंटर्नशिप में तो आप सबको एक सीडी नंबर प्रोवाइड होता है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। मेट इंटर्नशिप वाले खुद आपको रीच आउट करेंगे मेल के थ्रू कि आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो चुका है और आपको अब इंटरव्यू के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी है और वो आपको डेट बता देंगे कि कब आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा श्रीकांत शरोदे ने और उन्होंने बोला है कि उनके पास अभी LOR नहीं है, पर अगर वो मेटे इंटर्नशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए तब तक उनके पास LOR आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इंटरव्यू से पहले LOR या पासपोर्ट कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आप सीधा इंटरव्यू में बता सकते हैं कि अब मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, तो मैंने एप्लीकेशन के टाइम ये फिल आउट किया था पर अब मेरे पास आ चुके हैं, तो इट्स परफेक्टली फाइन। वो लोग भी समझ जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को लगा बताने चाहिए और थैंक यू वेरी मच। फिर से आप लोग मेरी वीडियोस पे इतना प्यार दिखा रहे हैं और मैं पूरी ट्राई करूंगा आपके लिए ऐसे ही कंटेंट में लाता रहूं। और फिलहाल मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए हम और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं इंडिया में वापस आ जाऊँगा तो मैं सोच रहा हूँ आप में से 2 या 3 लोगों को खुद अपने कॉलेज में बुला के आपको पूरा गाइड करूं, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन बनवाऊं। तो ये चीज़ें अभी इन प्रोसेस में है और इस पूरे प्रोसेस को रियलिटी में बदलने के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरे को पता लगता रहेगा कि यस आपको रियली में नीड है इस सारी चीज़ों की। फिर मैं बाद में अपने दोस्तों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भाई सही में ये चीज़ हमें करनी चाहिए। कितना अच्छा रहेगा कि हमारे जैसे स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री में जाके अच्छी रिसर्च करें और इंडिया का नाम रोशन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपको और भी इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो सीधा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ब्रो मुझे इस चीज़ के लिए एक वीडियो बना के दो, मैं ज़रूर बना के दूंगा। तो एट द एंड में फिर से बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमें कल फिर मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।